ये हमारा टेक्सटाइल का पार्ट की वीडियो है। इसमें हम आपको लिनन बताएंगे। जैसा हमने बताया था कि कपास एक वानस्पतिक रेशा है, उसी प्रकार लिनन भी एक वानस्पतिक रेशा है, यानी हमें पेड़ पौधों से मिलता है। पौधे के तने वाले भाग से हमें लिनन मिलता है। और हम जान लेते हैं लिनन किस पौधे से प्राप्त होता है। तो ये हमें फ्लैक्स नामक पौधे से मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है लिनम ल्यूसीटेडिसियम। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो टीटीटी या टीटीटी में पूछा जा सकता है। कभी कभी लिनम हटा के बस ल्यूसीटेडिसियम दे देते हैं। इसके पौधे की लंबाई जो होती है वो 40 से 60 इंच लगती है। और इसकी जो जन्मभूमि है वो मिस्र है। जैसे कपास की जन्मभूमि भारत है, वैसे ही लिनन की जो जन्मभूमि है वो मिस्र है। लेकिन आयरलैंड की वो जलवायु और मिट्टी इतनी उत्तम है कि वहाँ का जो लिनन होता है वो सर्वोत्तम क्वालिटी का होता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन लिनन का उत्पादन करने वाला देश रूस है। यानी लिनन का सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस में होता है, विश्व में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद है कि इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो हमने क्या बताया था, कपास में उष्ण कटिबंधीय, लेकिन लिनन में समशीतोष्ण। इसकी बुआई जो है वो गर्मियों में की जाती है। बुआई अप्रैल और मई में की जाती है। लगभग ये वार्षिक पौधा है, वर्ष में एक बार ही होता है। और बुआई जो की जाती है वो अप्रैल या मई माह में की जाती है और ये लगभग अगस्त तक पककर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए लगभग 100 दिन का समय होता है। और कपास के लिए जो है वो भी एक वार्षिक पौधा है, उसमें 200 दिन का टाइम लगता है। फिर उसके बाद इसमें जो पानी होता है वो साफ और मृदु यानी कठोर जल से इसके लिए उत्तम नहीं माना जाता है, नहीं इसकी फसल जो है वो अच्छी नहीं होती है। फिर उसके बाद में इसके पौधे की लंबाई 40 से 60 इंच होती है। जलवायु हो गया, बुआई हो गई। अब मिट्टी इसके लिए भुरभुरी मिट्टी, और कपास के लिए काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, लेकिन इसके लिए भुरभुरी और गहरी खुदी मिट्टी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? भुरभुरी, गहरी और उपजाऊ। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि लिनन होता है, ये एक वानस्पतिक रेशा है। ये फ्लैक्स नामक पौधे से मिलता है, जिसकी लंबाई 40 से 60 इंच होती है। इसका वैज्ञानिक नाम लिनम ल्यूसीटेडिसियम है। इसकी जन्मभूमि मिस्र है। जलवायु समशीतोष्ण, नम और आर्द्र, नम जलवायु होनी चाहिए। उसके बाद बुआई अप्रैल मई माह में की जाती है। अगस्त में इसका रेखा पककर तैयार हो जाता है। और मिट्टी जो है इसके लिए भुरभुरी, गहरी और उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, जो सर्वोत्तम होती है। ये लिनन जो है ये 2 चीज़ों के लिए इसकी जो फसल है वो लगाई जाती है। एक तो रेशे के लिए, रेशे से वस्त्र बनाए जाते हैं। दूसरा है बीजों के लिए, बीज से बहुत सारी चीज़ें जैसे लिनसीड ऑयल, पेंट, वर्निश, कृत्रिम चमड़ा, ये सब बनाया जाता है। इंडिया में मोस्टली इसका जो उत्पादन होता है वो बीजों की प्राप्ति के लिए होता है, क्योंकि इसके रेशे के लिए उत्तम जलवायु होनी चाहिए। अगर उत्तम जलवायु नहीं होगी तो इसका रेशा सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो उससे अच्छी क्वालिटी के वस्त्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए इसका जो उद्देश्य होता है वो बीज प्राप्ति के लिए होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके भौतिक विशेषताएं। लिनन की भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं में है, सबसे पहला है संगठन। ये हमने बताया आपको कि ये एक सेलुलोजिक रेशा है, तो इसमें सेलुलोज अच्छी मात्रा में पाया जाएगा। तो सेलुलोज लगभग 65 to 70% सेलुलोज होता है। कपास का हमने क्या बताया था, 40 to 90
50% उसमें सेलुलोज होता है। फिर उसके बाद इसमें होता है पैक्टिन या मोम, वही वसा, ये होता है लगभग 5 से 6%। उसके बाद जो बचता है वो अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया इसकी लंबाई। तो इसकी रेसे, जैसे हमने बताया था पौधे की लंबाई 40 से 60 इंच होती है, तो उसी प्रकार रेसे की लंबाई 10 से 20 इंच, यानी कपास से ये थोड़ा सा लंबा होता है। उसके बाद है तीसरा व्यास। इसका जो व्यास होता है वो 15 से 18 माइक्रोन है, 15 से 18 माइक्रोन। और हमने क्या बताया था आपको, कपास में कपास का व्यास कितना था, 16 से 20 माइक्रोन। इसकी लंबाई कितनी है, 10 से 20 इंच, और उसकी लगभग आधे से और 2.5 यानी हाफ से 2.5 इंच होती है। फिर उसके बाद है अणुवीक्षण, यानी माइक्रोस्कोप में जब हम इसको देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, अणुवीक्षणीय संरचना। इसमें बांस के समान, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसमें बांस के समान गांठें क्यों पाई जाती हैं, किसके कारण पाई जाती हैं। तो जिसमें जो बांस के समान गांठें होती हैं वो पैक्टिन नामक पदार्थ के कारण होती हैं। ऐसा होता है इसका रेशा, लगभग ऐसी गांठें, ऐसे जगह जगह पे पैक्टिन इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसमें जो है वो बांस के सदृश रचना दिखाई देती है। इसमें एक ऐसे सेल भरा होता है द्रव्य, फिर जब वो रेशा सूख जाता है तो वो द्रव्य भी सूख जाता है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चमक। तो इसके जो रेशे होते हैं, जैसे हमने कपास का बताया था कि उसमें कोई प्राकृतिक चमक नहीं होती है, लेकिन इसमें पैक्टिन और मोम के कारण एक प्राकृतिक चमक होती है। अगर मोम और पैक्टिन को हटा दिया जाए तो इसके रेशे कड़कीले, सूखे, भद्दे दिखाई देंगे। उसके लिए फिर मर्सराइजिंग की जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया द्वारा इसकी चमक को बढ़ाया जा सकता है। फिर मजबूती, इसके रेशे मजबूत भी होते हैं, और जब हम इसकी धुलाई करते हैं यानी हम इसे पानी में डालते हैं तो इसकी मजबूती जो है वो 20% अधिक बढ़ जाती है। काटन का हमने क्या बताया था कि जब हम उसको गीला करते हैं, पानी में डालते हैं, भिगोते हैं, तो उसकी मजबूती जो है वो 30% तक बढ़ जाती है। इसलिए इनके रेशों को आसानी से धुला जा सकता है, मतलब पीट भी सकते हैं, रगड़ भी सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जैसे मोड़ है, हमने उसको कपड़े को मोड़ के रख दिया, अगर वहाँ पे मोड़ के पास से हम ज़्यादा उसको रगड़ेंगे तो वहाँ से हो सकता है कि वस्त्र फटने लगे। नेक्स्ट हमारा है प्रत्यास्था। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्था और प्रतिस्पंदता। दोनों गुणों का इस रेशे में बिल्कुल ही अभाव होता है, यानी कि इसके रेशे खींचने पे बढ़ते नहीं हैं, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हम जान लेते हैं संगठन में सेलुलोज 65 से 70% होता है, मोम 5 से 6%, लंबाई इसकी 10 से 20 इंच होती है, व्यास 15 से 18 माइक्रोन होता है। अणुवीक्षणीय रचना कैसी होती है, चमकदार बांस के समान दिखाई देता है, क्योंकि उस बीच में पैक्टिन जमा हो जाता है। चमक होती है किसके कारण, मोम और पैक्टिन के कारण। मजबूती इसकी 20% बढ़ जाती है जब इसको हम पानी में भिगोते हैं। प्रत्यास्था और प्रतिस्पंदता का अभाव पाया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब प्रेस करते हैं तो वो लगभग 450 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम प्रेस कर सकते हैं, इससे कोई रेशे को हानि नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है घर्षण एवं रगड़ का प्रभाव। इसके रेशे को जब हम
नेक्स्ट पॉइंट है घर्षण एवं रगड़ का प्रभाव। तो इसके रेशे को हम पटक के, रगड़ के धुल सकते हैं, इससे कोई इसको हानि नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सफाई एवं धुलाई। इसके रेशे में सफाई एवं धुलाई करने में आसानी होती है, क्योंकि इसके रेशे भीगने पर 20% अधिक मजबूत हो जाते हैं, पहले से अधिक मजबूत हो जाते हैं, इसलिए सफाई और धुलाई में कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट है जब हम इसको जलाते हैं, दाहता, तो ये कैसा दिखाई देता है। ये जो है सेलुलोजिक रेशा है, तो इसको जब जलाते हैं, लौ हटा लेने के बाद भी ये आसानी से जलता है, और इसमें जो कागज़ के जलने जैसी गंध आती है, और इसकी जो राख होती है वो ग्रे कलर की होती है। नेक्स्ट दाहता हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है नमी अवशोषण क्षमता। तो इसमें जो नमी अवशोषण की क्षमता होती है वो लगभग 6 से 8% होती है। फिर है हमारा धूप का प्रभाव। तो इसके रेशे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, यानी हम उन्हें खुली धूप में आसानी से सुखा सकते हैं, लेकिन लगातार अगर वो धूप में पड़े रहेंगे तो इसके रेशे कमज़ोर होते जाएंगे और उनका कलर भी फीका होता जाएगा, क्योंकि इसके रेशे जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप में पीले होते हैं, और जो कपास के रेशे थे वो प्राकृतिक रूप में सफ़ेद मिलते थे। तो इनके जो है इन्हें फिर ब्लीच किया जाता है। ब्लीच करने के बाद इनके वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद है ये नमी अवशोषण हो गया, धूप का प्रभाव हो गया, सूक्ष्म जीवाणुओं एवं कीटों का प्रभाव, लिनन का जो रेशा है उसके ऊपर सूक्ष्म जीवाणु एवं कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इन्हें जो है सर्जिकल के लिए जो है अस्पताल वगैरह में इसके वस्त्र यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ताप संवाहक का, ये गुड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद घर्षण एवं रगड़ का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। सफाई एवं धुलाई आसानी से की जा सकती है। दाहता, कागज़ के जलने जैसी गंध आती है इसमें, और नमी अवशोषण 6 से 8% होता है। धूप का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लगातार वो धूप में पड़े रहेंगे तो उनके रेशे कमज़ोर हो जाएंगे और उनका कलर भी फीका हो जाएगा। सूक्ष्म जीवाणुओं और कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा दिन तक नमी इनको मिलती रहे तो इनमें फफूंदी उगने लगती है, तो हमें नमी से बचाना चाहिए। यानी जब रखना हो इनके रेशों को, तो कपड़ों को, तो अच्छी प्रकार से सुखा के रखना चाहिए। लिनन है। अब मैं इसकी भौतिक विशेषताएं हो गई। अब हम आते हैं इसकी रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक में क्या है, अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव कैसा पड़ता है। रासायनिक विशेषताएं, जब हम इसको कलर करते हैं तो उसमें क्या बाधाएं आती हैं, कैसा होता है। तो पहला है क्षार का प्रभाव। सेलुलोजिक जितने भी रेशे हैं उन पर तनु छाछ का यूज हम कर सकते हैं। सांद्र एवं तेज घोल से इसके रेशे को नुकसान होता है, यानी हम जो है इस पर क्षार का प्रभाव, यानी किसी भी साबुन से हम इसे धुल सकते हैं। फिर उसके बाद है अम्ल का प्रभाव। अम्ल इसके लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हम तनु घोल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तुरंत करने के बाद उसको साफ पानी से खंगाल के फिर तब वस्त्र को फैलाएंगे, क्योंकि अगर अम्ल थोड़ा बहुत भी रहेगा इसके अंदर तो वो रेशों को हटा सकता है, नुकसानदायक है उसके लिए। नेक्स्ट है रंगों का। जब इसको हम कलर करते हैं तो इसके रेशे पर आसानी से कलर नहीं चढ़ता है, इसलिए इसके रेशे जब वस्त्र बनाते हैं तो पहले हम रेशे को ही कलर कर लेते हैं, उसके बाद हम वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट है ब्लीच का प्रभाव।
इसके रेसे ब्लीच से प्रभावित होते हैं। ब्लीच क्योंकि ये जो प्राकृतिक रूप से ये पीले रंग का होता है, इसलिए इसको वस्त्र निर्माण के पूर्व ब्लीच करना आवश्यक होता है। लेकिन ज़्यादा मतलब प्राकृतिक रूप से जैसे ग्रास ब्लीचिंग होती है, जो घास पे फैला के ब्लीच कर लिया जाता है, उससे अगर काम चल जाए तो ज़्यादा, क्योंकि केमिकल का यूज इसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ब्लीच हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब बहुत हल्के बोझ से, बहुत हल्की मात्रा में उसका यूज करते हैं ब्लीच का। नेक्स्ट है पसीने का प्रभाव। तो पसीना, अगर प्रकृति पसीने की क्षारीय है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अम्लीय प्रकृति है तो वो धीरे धीरे करके रेसा वहाँ से फटने लगेगा, गंदा लगने लगेगा। तो ये नेक्स्ट है रासायनिक, वो हमारा जो पॉइंट था रासायनिक विशेषताएँ। क्षार का प्रभाव से ज़्यादा मतलब इनके तनुकूल का प्रयोग हम कर सकते हैं। अम्ल का प्रभाव, अम्ल इसके लिए नुकसानदायक होता है। रंग, इस पे रंग आसानी से नहीं चढ़ते, इसलिए हम इन्हें वस्त्र बनाने से पूर्व रेसे को ही रंग लेते हैं। ब्लीच का प्रभाव, केमिकल इसके लिए हानिकारक होता है, इसलिए हम ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि नेचुरल ब्लीच का ही यूज करें। पसीने का प्रभाव, अगर पसीने की प्रकृति क्षारीय है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, अगर अम्लीय है तो थोड़ा सा इसके रेशों के लिए हानिकारक हो सकता है। अब ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिनन। इसके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे क्या करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिनन, इसमें फर्स्ट नंबर पे है हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स। ये जो सीक्वेंस है वो कई बार नेट के एग्ज़ाम में पूछी गई है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स। दूसरा है हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स, यानी इसके पौधों को जब थोड़ा सा एकदम सूखते नहीं है, थोड़ा सा उनमें नमी रहती है, तो इसको हम जड़ सहित उखाड़ लेते हैं, हम इसको काटते नहीं हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है पहला हो गया हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स, दूसरा हो गया ड्राइंग एंड रिपलिंग। फिर उसके बाद इसको हम सुखाते हैं, और जो उसमें गंदगी होती है जैसे पत्ती और झाड़ी लकड़ियाँ वगैरह, उनको हम अलग करते हैं। ड्राइंग एंड रिपलिंग। तीसरा है रेटिंग, हम इसको फिर गलाते हैं। गलाने की कई विधियाँ हैं, ओस द्वारा गलाना, पानी द्वारा गलाना, रासायनिक केमिकल डाल के गलाना, यांत्रिक विधि द्वारा गलाना। एक जो है पॉइंट है यहाँ पे, यांत्रिक विधि द्वारा जब रेशों को गलाया जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन टीजीटी या पीजीटी में पूछा जा सकता है। उसको हम पॉनेल प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि इसकी रेशे की जो गलाने की 4 विधियाँ हैं, यांत्रिक विधि को हम पॉनेल प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेकिंग एंड स्केचिंग। ब्रेकिंग एंड स्केचिंग, इसके बाद गलाते हैं। गलाने के बाद तोड़ फूट कर रेशे प्राप्त करना, इसको हिंदी में कहते हैं तोड़ फूट कर रेशे प्राप्त करना। गलाते हैं जब ये यानी कि इसके रेशे एक अलग हो जाते हैं, पानी में जब डालते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। फर्मेंटेशन से जो पैक्टिन होता है उसको, फर्मेंटेशन जब होता है तो जीवाणु उत्पन्न होते हैं और उसको खा जाते हैं, तो वो रेशे उसके अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसको मशीन में मतलब पहले तो ये प्रक्रिया हाथ से की जाती थी, लेकिन अब मशीनों से इसको मशीन पे चढ़ाया जाता है और इसके रेशे अलग हो जब रेशे हमें मिल जाते हैं तो उसके बाद है काम्बिंग एंड हैकिंग। काम्बिंग एंड हैकिंग, अब क्या करते हैं। काम्बिंग यानी कि कंघी करना, रेशे को समानांतर करना, छोटे रेशे को अलग करना, बड़े रेशों को अलग करना। हैकलिंग जो प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा हम
हैकलिंग की प्रक्रिया में हम रेशे की बारीकी और लंबाई का ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है स्पिनिंग, कताई करते हैं। फिर 7th है वीविंग, बुनाई करते हैं। फिर फिनिशिंग एंड डाइंग, जैसे उसकी चमक के लिए मर्सराइजिंग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया आपको हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स, पौधे को उखाड़ते हैं। फिर ड्राइंग एंड ट्रिपलिंग, पौधे को सुखाते हैं। फिर उसके बाद उसके जो गंदगी होती है वो अलग करते हैं। रेटिंग, फिर गलाते हैं। फिर ब्रेकिंग एंड स्कचिंग, उसके रेशे को अलग अलग करते हैं। फिर कॉम्बिंग एंड हैकलिंग, कॉम्बिंग समानांतर करते हैं, छोटे रेशे बड़े रेशे को अलग कर लेते हैं। हैकलिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रेशे की लंबाई एवं बारीकी का माप किया जाता है। स्पिनिंग, कटाई करते हैं। वीविंग, बुनाई करते हैं। फिनिशिंग। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक। मेरा थैंक यू।